नमस्कार दोस्तों, सुर्खियों से परे के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीप्ति दुबे। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारी हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि हम आप तक पहुंचाएं कुछ खास और चुनिंदा खबरें, ऐसी खबरें जो आपसे जुड़ी तो होती हैं लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। खबरों के इस संसार में और इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाती हैं, रह जाती हैं सुर्खियां बनने से। आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में हम बात करेंगे अपनी जिम्मेदारियों की। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे परिवारों की जिनके बुजुर्गों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज हम देशवासी उन्हें भूलते जा रहे हैं। और हमें ये सब कुछ याद दिलाने के लिए एक ऐसी दंपत्ति सामने आई है जो इन लोगों के लिए कुछ ऐसे काम कर रही है जिसे सरकार को करना चाहिए, या फिर ये कहे कि जिनके प्रति हम सबकी बराबर जिम्मेदारी बनती है लेकिन हम करते नहीं है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में और ये भी पता करते हैं कि इनके लिए कौन कौन से काम चल रहे हैं। पूरी उम्र शहनाई के मीठे सुरों से हमारी जिंदगी में संगीत बिखेरने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का अंतिम समय बदहाली में बीता। भारत रत्न की उपाधि से नवाजे गए इस कलाकार ने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। बिस्मिल्लाह खां शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले गए। बनारस में गंगा के किनारे उनकी संगीत साधना आध्यात्मिकता से रची बसी थी, लेकिन सुबह के इस बादशाह के जिंदगी की शाम बदरंग हो गई थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के सामने पैसे की इतनी तंगी हो गई कि उन्होंने लोगों से आर्थिक मदद की गुजारिश की। उस्ताद की मदद के लिए कई हाथ आगे आए। इनमें से एक हाथ था शिवनाथ और उनकी पत्नी मीना का। एक पेशे से पत्रकार तो दूसरा शिक्षक। एक ही पैदा हुआ, दूसरा पैदा नहीं होगा। हम लोगों ने एक किताब की कल्पना की, एक किताब बनाया, मोनोग्राफ ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, एक पिक्टोरियल किताब शुरुआत में कि गंगा के बारे में, शहनाई के बारे में, बनारस के बारे में, बिस्मिल्लाह खान के बारे में, म्यूजिक के बारे में, ये सब मिला के किताब बनी। 2005 को 26 जनवरी मैं अपने बेटे के साथ वाइफ उनके घर पे बनारस पहुंचे। ऑर्नामेंटल कॉपी, एक फोटो स्टेट, कलरफुल फोटो स्टेट बना के उनको लेके जाकर दिखाया। इंडिया गेट पे पैरेड हो रहा था और रेडियो से कमेंट्री चल रहा था। हम लोग धूप में बैठे हुए थे। 26 जनवरी, बिस्मिल्लाह खान रो रहे थे। हम लोग पूछे कि क्यों, क्या हुआ? तो बोले कि देखो, मेरी शहनाई इंडिया गेट पे बज रही है लेकिन मुझे किसी ने नहीं बुलाया। शिवनाथ और मीना ने सचमुच सराहनीय प्रयास किए। इन्होंने मिलकर उस्ताद पर किताब लिखी और उससे जितना भी पैसा मिला वो उन्हें दे दिया। उस्ताद ने पूरे देश में कार्यक्रम दिए, दुनिया भर में बजाया, लेकिन उनकी दिली तमन्ना थी कि वो एक बार इंडिया गेट पर शहनाई बजाएं। सरकार के उदासीन रवैये से कोई सार्थक प्रयास नहीं हो पाया। उनकी ये इच्छा उनके साथ ही दफन हो गई। जब ये बिस्मिल्लाह खान साहब का प्रोग्राम हुआ था पार्लियामेंट नेसेस में, उस टाइम में प्रोग्राम के दरमियान ही ये चर्चा हम दोनों के बीच में हुई थी। और
क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी उस वक्त। तो ये एक कॉमन ये डिस्कशन घर में हम लोग का हुआ था कि कुछ एक हेल्प करना है हमको उनको। फिर कैसे हेल्प करना है, तो वो हेल्प करने के लिए फिर हम दोनों ने शिवनाथ जी ने अपने किसी 2-4 फ्रेंड से बातचीत किया था, जिसके दरमियान में उनको कुछ आइडियाज आए। फिर वो आइडियाज उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और कॉमन एक आइडिया पे ये वर्कआउट हुआ कि हमको इसको एक बुक के फॉर्म में उनको हाईलाइट करना चाहिए। और उस टाइम में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि कोई आंदोलन होगा, ये प्योरली ये था कि बुक ही लिखना है जिससे कि उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको हम हेल्प कर सके फाइनेंशियली। 2005 में जो हमारा ये प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद उनका जब पहला प्रोग्राम हमने किया था सरायहड़ा में उनके घर पे, उनकी तबीयत काफी खराब थी। ऐसे ही गर्मी का मौसम था और बनारस में ऐसे ही बहुत गर्मी होती है। किसी कारणवश जून में जयपुर में जब उन्होंने प्रोग्राम किया तो वो अपना आगे जो भी प्रोग्राम करना चाहते थे दिल्ली में वो हो नहीं पाया और 21 अगस्त को उनका डेथ हो गया। जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ये सोच के कि इस बूढ़े शख्स जो एक बहुत बड़े अदाकार हैं उनके लिए कुछ कर सके, लेकिन उम्र ने साथ नहीं दिया, समय ने साथ नहीं दिया, उनकी डेथ हो गई। इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस लेखक दंपत्ति का ये सिलसिला और आगे बढ़ा। इन्हें भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बदहाल रिश्तेदारों का पता चला। बादशाह जफर के पोते की बहू से मिलने के बाद इन दोनों ने मदद करने की ठानी। बहादुर शाह यानी हमारी विरासत का अहम हिस्सा। उनके रिश्तेदारों की हालत देखकर उन्होंने फिर से किताब लिखी। इस किताब से होने वाली आमदनी बहादुर शाह जफर की पौत्र वधू को दी गई है। बेगम जो कि शिवपुरी में कलकत्ता में रहती है, बहादुर शाह जफर की ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ। अब इनसे मिलने जाना था, इनसे मिलने के लिए भी हम एक बहाने से ही गए कि घूमने चलते हैं। वहां पे आप मानेंगे नहीं, अगर ये लोग हेरिटेज हैं तो इनकी गति इतनी खराब है कि देख के कोई बिलीव नहीं करेगा ये लोग उस परिवार से। एक छोटा सा घर, जिस घर के अंदर जो शायद हमारे टॉयलेट से भी छोटा घर है, उतने छोटे घर में वो अपनी बेटी के साथ रहती हैं और घर के साथ ही बाहर की तरफ लगा हुआ एक छोटा सा गुमटी है जिसमें चाय और पकौड़े बनाती हैं, वही वो बेचती है, उसी से उनका गुजारा चलता है। तो उस दरमियान जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने भी वही कहा कि बहुत लोग आते हैं, मिल के जाते हैं, एश्योरेंस देते हैं। हमने उनको ये बोला ठीक है, अगर एश्योरेंस देते हैं तो हम भी चेक करते हैं, हम भी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत जब शुरू हुई, जब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया बुक, धीरे धीरे हमारा टारगेट जहां था वो हमने मीट किया, उस टारगेट को उनको यहां इनवाइट किया और हमारा प्रोग्राम लास्ट ईयर 1 अप्रैल को हुआ था, जिसको इनॉग्रेट किया था बुक को सलमान खुर्शीद साहब ने। और जो हमारा एक सेटलमेंट का एक जो प्रोसेस हम चलता है उसमें हमको सक्सेस मिली। अपनी रोजाना की नौकरी से समय निकालकर ये दोनों नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और हर प्रोजेक्ट से होने वाली आय दी जाती है किसी मददगार को। अगस्त 2006 खान साहब का इंतकाल हो गया। उनकी कुछ अधूरी बातें रह गई जो मैं पूरा नहीं कर सका। ये मेरे मन में, मेरे जहन में ये बात है। यहीं से हमने शुरू किया कि उनकी जो सेकुलर फिलॉसफी है, अगर 21 मार्च को 7 मार्च को जिस दिन बनारस ब्लास्ट हुआ था, अगर बिस्मिल्लाह खान बनारस के घर सड़कों पे नहीं निकलते तो शायद पूरा बनारस जल जाता।
वो उस टाइप में, उसमें हिंदू मुस्लिम और इसकी कोई भावना नहीं, वो एक अजब टाइप का आदमी था। तो उनकी जो एक सेकुलर फिलॉसफी था उसको मैं ट्रांसलेट करने के लिए एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। बोले कि मैं हर एक साल एक किताब बनाऊंगा और एक ऐसी फैमिली को ढूंढूंगा जिसका कि हिंदुस्तान के सरजमी के साथ कहीं न कहीं बहुत गहरा रिश्ता हो। बिस्मिल्लाह एक आंदोलन के नाम से शुरू हुई ये क्रांति कईयों का जीवन सुधार चुकी है। सुर्खियों से परे में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे कि शिवनाथ और मीना जी ने मिलकर और कौन कौन से प्लान्स बना रखे हैं भविष्य के लिए। संसद में आता है विधेयक, बनता है कानून, कानून होते हैं आपके लिए, दिखाते हैं आपको कैसे ये कानून आपसे सरोकार रखते हैं। देखिए मेरे साथ संसद से सड़क तक हर सोमवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं उन परिवारों के बारे में जो कि आज बेहद बदहाली में जी रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पूर्वज थे जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी परिस्थिति बदल नहीं सकती है। उनकी परिस्थिति को बदल रहे हैं शिवनाथ झा और मीना झा। आइए उनसे कुछ और बातें करते हैं। दोनों को अपनी किताब के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, चूंकि हर बार वे नए विषय लेते हैं। हर बारीकी पर पैनी निगाह रखना बहुत जरूरी हो जाता है। रिसर्च के लिए सामग्री जुटाना, पुराने कागजात, चिट्ठियां जुटाना, तथ्यों की गहन पड़ताल, इस काम में दबाव तो बहुत है। एक और शिवनाथ जहां पेशे से पत्रकार हैं, वहीं मीना एक शिक्षक हैं। वे अपने छात्रों को भी इस तरह के कामों में शामिल करती हैं। वो आने वाली पीढ़ी को बताना चाहती है कि हमारे देश का इतिहास कितना समृद्ध है और अभी कितने ज्यादा अध्ययन और अनुसंधान की जरूरत है। जब ये प्रोजेक्ट जहां, क्योंकि बनारस में हुआ था तो बहुत दूर जगह था, बाकी जो भी दिल्ली में हमारा प्रोजेक्ट हुआ है उसमें मैं अपने स्पेशली 9th-10th के जो बच्चे हैं जिनको राइटिंग स्किल है, जिनको समझ है, उनको मैं अपने साथ साथ इस हर प्रोग्राम में लेके जाते। अगर आपने देखा होगा जैसे मेरे पास 5-6 बच्चे गए थे। सिर्फ मोटिव ये कि उनको ये देखना कि हाँ ये भी एक पार्ट है सोशल लाइफ का। और दूसरा, क्योंकि अगर हम लोग इस चीज को हाईलाइट नहीं करेंगे तो शायद नेक्स्ट जनरेशन ये भी भूल जाएगी कि ये तात्या टोपे या बटुकेश्वर दत्त कौन थे, जो होता आ रहा है। जब भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कुछ ना कुछ उसकी चर्चा अखबार में होती ही है। तो क्योंकि स्कूल में बच्चे जितने भी हैं सबके घर में न्यूज़पेपर आता है, फिर बच्चे पूछते हैं। अभी एक न्यूज़पेपर में इसका एक स्टोरी छपा था रिलेटेड टू 1857, जब हमारा बुक शुरू नहीं हुआ था, ये रिलीज पे नहीं आया था, जिसमें समवेयर जनवरी के टाइम में। तो बच्चों ने सबसे पहले मेरे से यही पूछा था कि क्या आपके अलावा कोई और भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इस जोड़ी की सबसे ताजा कोशिश है शहीद उद्यम सिंह के पोते की मदद। उद्यम सिंह वो शख्स है जिन्होंने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लिया था। जलियांवाला बाग वो जगह जहां पर कई मासूम भारतीयों को मार दिया गया था। उधम सिंह जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इंग्लैंड तक गए थे। उद्यम सिंह को फांसी हुई थी।
उनके पोते मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। एक शहीद के परिवार की बदहाली सचमुच चिंता की बात है। इस परिवार की मदद के लिए इस लेखक दंपत्ति ने नई किताब लिखने का बीड़ा उठाया। जब ये चीज हो रहा था तो प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, जो नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन और ग्रेट हिस्टोरियन, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की किताब में नेहरू पे लिखा भी है, उन्होंने मुझे सिर्फ एक टिप ऑफ दिया कि तुम जो काम कर रहे हो इस काम में आप एक ऐसी चीज की कल्पना कीजिए जिसमें 20-25 डिसेंडेंट फैमिली को आप ढूंढिए, क्योंकि आज तक किसी ने किया नहीं है और आप उसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो मैं बोला कि सर मैं 20-25 तो नहीं अभी तक पहुंचा हूं, लेकिन मैं 8 पहुंच गया, जिसमें 2 तो ये था, 5 और है। बोलते हैं उसको बढ़ाओ। तो इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 साल, 22 परिवारों को हम लोगों ने ढूंढा। इस देश में आज की तारीख में 121 करोड़ की आबादी है। मेरा मानना है कि अगर एक बच्चे को उसके ग्रैंडफादर का नाम पूछे 3rd जनरेशन में तो नहीं बता पाएगा, एकदम दावा है। कम से कम 80% बच्चे तो नहीं बता पाएंगे। 4th जनरेशन की बात छोड़ दीजिए। जो हालात बन रही है इतिहास के पन्नों में, इन लोगों का नाम जिस तरह धीरे धीरे खत्म हो रहा है, या इन लोगों के प्रति जो एक आस्था वो जिस तरह से खत्म हो रहा है, इन लोगों के नाम को या इनकी कुर्बानी को, चाहे साजक हो, जो भी हो, जिस तरह से बेच रहे हैं, अगर उनसे कोई पूछे तो किन्हीं को नहीं मालूम होगा कि सुखदेव का फैमिली कहां है और राजगुरु का फैमिली कहां है। चापेकर ब्रदर्स है, हरि दामोदर चापेकर, मिले के 1857 में शायद उस मूवमेंट का एक अकेला फैमिली होगा जिसके 3 बेटे को फांसी लगी थी। कोई नहीं जानता है। इस किताब में एक थीम लेके चला कि मैं उधम सिंह कोई मामूली आदमी थे नहीं, सब लोग भूल गए उधम सिंह को। तो मैं सोचा कि एक किताब बनाता हूं। उस किताब से मैं उधम सिंह के जो वंशज हैं उसमें से किसी एक को मैं बहुत ही अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करूंगा। और ईश्वर की कृपा, आप लोगों की दुआएं, माँ बाप का आशीर्वाद, मैं इस काम में सफल रहा। इस किताब में गलती नहीं होगी मैं नहीं मानता, क्योंकि जब ये किताब मैं बना रहा था तो मेरी माँ कार्डियक अरेस्ट हो गया है, ब्रेन हेमरेज था, सामने बेड पे लेटी हुई थी। हम लोग एक दिन इंतजार कर रहे थे, वो किसी भी दिन उसका डेथ हो सकता है। लेकिन मेरा था कि मैं 13 मार्च तक इस किताब को बना लूं, क्योंकि 13 मार्च को जनरल डायर को मारा गया था उधम सिंह ने, लेकिन नहीं हो पाया। हम लोग कोई बात नहीं है, 13 मार्च नहीं तो फिर 13 अप्रैल होगा। एक जर्नलिस्ट होने के नाते इस किताब में मैं सिर्फ इंट्रो बदला हूं। सब लोग जानते हैं कौन मार्टियर्स। मैं सिर्फ अपना थोड़ा लेगवर्क किया, पैदल गया हूं, लोगों तक पहुंचा हूं, उनसे मिला हूं, उनसे बात किया हूं। जिन जिन लोगों से मिला हूं सब लोग इस तरह आशीर्वाद सब लोगों ने दिया, लेकिन उनके चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि जैसे यार हमको पूछने कौन आ गया, आज तक किसी ने पूछा नहीं। तो मैं उन लोगों की इस किताब के माध्यम से थोड़ा जिद करने की कोशिश किया। बहादुर शाह जफर की पोतवधू और जीत सिंह के लिए जुटाए गए पैसे जब उन्हें दिए गए तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। उन्हें पत्रकारों से मिलवाया गया। पत्रकारों के सामने इतने सारे कैमरों से घिरे होने पर वे थोड़े सहमे, थोड़े असमंजस में पड़े। अचानक से मिली खुशी का इजहार उन्होंने जरूर किया। इस गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि आज तक के 1980-22 मई को जब बेदार साहब का इंतकाल हुआ, उस वक्त मैं 6 बच्चे को लेकर दरबदर की ठोकर खा रही थी। लेकिन आज तक मुझे अफसोस है, और ये सच्चाई कहना हमारा धर्म है, कि आज तक हमारी कौम मुगल कभी भीख नहीं मांगा और ना कभी मांगेगा। ये हमारा वादा है।
लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि बेगम आज तुम बेवा हो गई हो तो तुम्हारे बच्चों का तुम्हारा क्या हाल है। तो मुझे बहुत ही अफसोस है, क्या हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कोई भी मुसलमान नहीं है कि आकर हमारी बच्ची पे या हमारे ऊपर एक दुपट्टा डाल दे। अरे ये ना समझे, कम से कम मुगल खानदान के ऊपर नजर डालकर भी कर सकते थे, लेकिन हमारा साथ जितना भी दिया ये गैर मुस्लिमों ने दिया और जो कुछ भी किया सब गैर मुस्लिम में दर बदर की ठोकर खाई। खैर हमारा किस्मत बहुत ही तेज था जो शिवनाथ झा ने हमारे घर आए और उन्होंने वादा किया कि बेगम मैं आपको इस कीचड़ से निकाल के मैं जितना हद तक कर सकता हूं, किसी महल में नहीं बिठा सकता, लेकिन इस कीचड़ से निकाल के आपको मैं किसी हद तक ले जाऊंगा और आपकी लड़की का शादी का ये वादा रहा। और इस किताब से जो रॉयल्टी मिलेगी वो 5 लाख मैं आपके नाम पर दूंगा। तो ये इनका बड़ापन है जो इन्होंने इतना मेहरबानी की और इन्होंने इतने मेहनत और मशक्कत किया। इतने लोग आए, इतने पत्रकार आए, उन्होंने वक्ती तौर पे अपना लिखा और आगे को चल दिए। लेकिन जिन्होंने शिवनाथ झा ने 2 साल से जिस तरीके से अपना घर बार, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर इस किताब के पीछे लगे रहे, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन एक बात और है कि मैं अपने लिए कुछ भी ना करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मुझे कम से कम हिंदुस्तान में दफन किया जाए, लेकिन जब वो कैद होकर यहाँ से जाने लगे तो अपने तकिया के गिलाफ में हिंदुस्तान की मिट्टी छुपा कर ले गए और कहने लगे कि ये मुझे वो हिंदुस्तान वापस नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि जिंदा जफर से मुर्दा जफर बहुत ही खतरनाक है। तो जिस वक्त मैं दफन हूं तो ये कब्र की मिट्टी मेरे सीने पर रख देना, ये हमारे वतन की मिट्टी है। लेकिन मैं ये वादा करती हूँ, अल्लाह ने अगर मुझे जिंदगी दिया और आप लोगों का साथ रहा तो मैं बहादुर शाह जफर की वो उम्मीद को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ कि जमीन से उनकी मिट्टी वापस लाऊंगी। मीना और शिवनाथ का ये काम सचमुच सराहनीय है। जब समाज के लोग अपने आसपास की परेशानियों और नाइंसाफियों का मुकाबला करने की ठान लेते हैं तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। लेकिन अपने अपने आरामदायक आवरणों को छोड़कर आखिरकार ऐसे कितने लोग हैं जो मदद को बाहर आते हैं। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप भी इस दंपति से जुड़ना चाहेंगे और इन लोगों की मदद में शामिल होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसी ही खास और चुनिंदा खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.